नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 की कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का और शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर का। दरअसल दिल्ली में कल बीजेपी कोर ग्रुप की देर रात तक बैठक चली और 5 घंटे तक चली कोर ग्रुप की बैठक में 94 सीटों के दावेदारों पर मंथन हुआ, जिसमें अमित शाह, बीएल संतोष सरीखे नेताओं ने मंथन किया। बड़ी बात यह कि बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी इस बैठक में थी। प्रदेश प्रभारी और चुनाव संयोजक के तौर पर जो लगातार काम करते आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी भी मौजूदगी। कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। टिकट के दावेदारों पर सामूहिक मंथन कुल मिलाकर इस बैठक में हुआ है। बड़ी बात यह कि दिल्ली में देर रात तक बैठक चली है। बहुत लंबे मंथन की स्थिति, चर्चा की स्थिति इस बैठक में देखी। 5वीं लिस्ट जिसे लेकर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कुछ विधायकों के टिकट कटने के पूरे आसार हैं और इसी के चलते मंथन और ज्यादा तेज होता हुआ एक बेहतर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती और इसी के चलते मंथन का दौर जो है आशीष, मुझे लगता है इतना ज्यादा और लगभग 94 सीटों पर अवंतिका, चूंकि सीटें भी 94 के आसपास बाकी हैं और इस पर सही कैंडिडेट उतारना भी बहुत जरूरी, क्योंकि अब तक सभी लिस्ट में चौंकाया है भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ उसी तरह के सरप्राइज के साथ क्या एक बार फिर चौंकाने वाली है। बात करेंगे अशरफ काजमी, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, अपने पहली लिस्ट देखी, दूसरी लिस्ट देखी, तीसरी लिस्ट में हालांकि एक ही नाम था, फिर चौथी लिस्ट, लगभग हर बार भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया है। तो अब ये 94 सीटों पर भी ऐसा ही कुछ तैयारी कर रही है बीजेपी? हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए 94 सीटों पे तो और ज्यादा चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि कई बड़े चेहरों को चुनाव में इस बार नहीं उतारा जा सकता है। क्योंकि रात जो बैठक हो रही थी उसमें यही चर्चा की गई कि कैसे हम मजबूत और चेहरे और जिताऊ कैंडिडेट को हम चुनाव मैदान में उतारें। तो एक लंबी बैठक हुई, 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चलती रही और इसमें जो तय किया गया है वो ये कि जितने जिताऊ कैंडिडेट हों, चाहे वो नए चेहरे हों या पुराने, सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाए। तो उसमें साफ साफ संकेत मिल रहा है जो नॉन परफॉर्मेंस है, जिन विधायकों की नॉन परफॉर्मेंस है, उनको इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा, उनका पत्ता कट जाएगा। और ये जो 94 सीटें जिन पर कल मंथन हुआ है, ये भाजपा के आज की संभावनाएं जताई जा रही है कि आज संभव है कि लिस्ट आ सकती है। बहरहाल आप भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। एक तरफ बीजेपी की स्थिति हम आपको बता रहे थे, तो इस तरफ कांग्रेस पर भी नजर डालते हुए एक और बड़ी जानकारी। सीईसी की बैठक कांग्रेस की आज दिल्ली में होने वाली है। बाकी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन की स्थिति आज बनेगी। आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, नाम तय करने पर जोर रहेगा बैठक में। 144 सीटों पर प्रत्याशी पहले ही कांग्रेस उतार चुकी है, कुछ और नाम बाकी हैं जिन पर सहमति बनना जरूरी है। और 230 में से 144 के नाम आ चुके हैं, बाकी सीटों पर अभी नाम आम सहमति से तय हो, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कुछ दावेदार या जो उम्मीद लगाए हुए लोग थे, जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से होना चाहते थे, टिकट पाना चाहते थे लेकिन नहीं मिला, उसमें कुछ जो उहापोह की स्थिति उनमें बनी हुई है। तो एक वीडियो भी कमलनाथ का अवंतिका सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें इस जगह टिकट वितरण में दिग्विजय सिंह की चली या किसी और का नाम ले, इस तरह की जो चर्चाएं हैं उनसे बचने का ये प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी को अब इस तरह की परिस्थितियों से ना दो चार होना पड़े और आम सहमति बनाकर सभी के विचार विमर्श और सभी के साझा प्रयास से बाकी बची सीटों पर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए और जो कैंडिडेट्स मैदान में उतारे जाएं उन पर मुहर ना लगे कि ये उनके कैंडिडेट्स हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होने की जो स्थिति बन रही है या लोगों में जो नाराजगी रहे उससे बचा जा सके। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर का पुराना अंदाज। जी हां, प्रचार के दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर एक क्षेत्र में गए हुए थे और घर में जमीन पर बैठकर भोजन करते नजर आए। साथ ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से 1-1 रुपए की सहयोग राशि भी उन्होंने ली है। प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि लोगों के 1-1 रुपए के योगदान से उनका पूरा
क्षेत्र विकसित होगा, उद्योग नगरी बनेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। कांग्रेस ने 2018 में जो वादे किए थे वो निभाए ही नहीं, बेरोजगारों और किसानों को भी धोखा ही दिया है। और ये कांग्रेस का झूठ पत्र है। सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अलग अंदाज के लिए मशहूर रहते हैं। इन दिनों वो अपने विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, मंत्री जी आए, जब भूख लगी तो फिर यही अपने जनता के बीच लोगों से भोजन मांगा और माँ बहन बेटियां भी इनको बड़ा स्नेह करती है तो तत्काल इन्हें भोजन करा देती है। मंत्री जी, किस तरह का प्रचार और ये सारा किस तरह का? आज मैं वार्ड नंबर 9 में घूम रहा हूँ। बहन त्रिवेणी प्रजापति जी घर आया, बातम, सॉरी, त्रिवेणी बात, और मैं आकर के उनके घर पे बैठा। उनसे मैंने 1:45 बजे का समय हो रहा है तो भूख लग रही थी। मैंने आया, बहन क्या मांगा, बना है। बहन ने कहा दाल सब्जी और भिंडी की सब्जी, अचार है। मैंने ला, बहन रोटी ले आई, खा रहा हूँ। और बहन से अभी 1 रुपया लूँगा, फिर आगे चलूँगा, अपना आगे का काम करूँगा। मंत्री जी, 1 रुपये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? क्या मंत्री जी के पास पैसे की दिक्कत है, बीजेपी के पास फंड नहीं है, या फिर क्या है? मतलब कांग्रेस तो निशाना साध रही है इसको लेकर आप पर। ये 1-1 रुपया लोगों की खून पसीने की कमाई होती है। वो मुझे शक्ति देती है कि मैं उस 1 रुपया को लेकर के, लोगों का सबका अंशदान होता है, वो ताकत ऊर्जा देता है। फिर नए हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, स्मार्ट रोड बनते हैं। अब ये 1 रुपया ग्वालियर में सिविल हॉस्पिटल में कैथ लैब लाएगा, ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बनाने का काम करेगा। उसके लिए 1 रुपये की ज़रूरत है। ये मूलधन तो नहीं चुकेगा, पर ब्याज जरूर चुकेगा। ये तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि जब वो अपनी जनता के बीच रहते हैं तो उन्हें घर जैसा प्रेम मिलता है। यही वजह है कि जहां भोजन मिलता है वहां कर लेते हैं। कांग्रेस के वचन पत्र को उन्होंने झूठ पत्र कहा है। साथ ही कहा कि 2018 में जो वचन कांग्रेस ने दिए थे वो नहीं निभाए थे, लिहाजा इस बार भी उनका ये वचन पत्र झूठ पत्र की तरह है। और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और चलिए बात करेंगे झाबुआ विधानसभा सीट की, जहां पर विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनका विरोध होने लगा है। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता जेवियर मेड़ा के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया का पुतला फूका, नारेबाजी की। दरअसल जेवियर मेड़ा के समर्थकों का कहना है कि पार्टी आलाकमान लगातार एक ही परिवार को मौका देती आ रही है। ऐसे में आम कार्यकर्ता जो हैं उन्हें थोड़ी सी निराशा होती है। जेवियर मेड़ा के समर्थकों ने दावा किया कि जेवियर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस पूरे विरोध प्रदर्शन में जेवियर मेड़ा सामने नहीं आए। बताया ये जा रहा है कि अभी भी वे दिल्ली में मौजूद हैं और उनके झाबुआ पहुंचने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। मेड़ा जी, इनका पहले से ही पता ही हो गया था, टिकट इनका कंफर्म हो गया है। इसके बावजूद दिव्य सिंह जी ने और रही बात है कांतिलाल भूरिया जी ने, पैसों के बलबूते इन्हें टिकट हमेशा खरीद के लाते हैं और इस बार भी यही इन्होंने किया है। और उपचुनाव में इन्होंने वादा किया था कि आपको टिकट दी जाएगी। कमलनाथ जी ने भी किया, बोला था, और दिव्य सिंह जी ने भी बोला था। यही कहना चाहूँगा, सब एक परिवार हैं और थोड़ी नाराजगी सबकी हो सकती है क्योंकि कुछ को टिकट एक को ही मिलेगा, बाकी को टिकट नहीं मिल सकता है। हम लोग निश्चित तौर पर सब लोग साथ बैठेंगे क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है इस बार कि कांग्रेस को सरकार बनानी है, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस के लिए नहीं बनाई है, जनता के लिए सरकार बनानी है। इस बार जो चुनाव लड़ रही है कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से ही टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध और नाराजगी दिखने लगी है। हरदा से पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं। तो उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर विश्नोई समाज की अनदेखी के आरोप लगाए। कहा है कि मैंने पूरे प्रदेश में विश्नोई समाज के लिए हरदा विधानसभा से टिकट की मांग की थी, पर मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं तो यही कहूँगा, भेदभाव हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में
सारी जातियों के एक एक टिकट कहीं न कहीं हुए होंगे, ज़्यादा बड़ी समाज है तो उनके अधिक हुए हैं। बिश्नोई समाज से मैंने कमलनाथ जी को कई बार अवगत कराया कि साहब एक टिकट मांग रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करिए और मुझे टिकट दीजिए। तो मुझे तो खेद है कि समाज की कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप नाराज़ हैं कमलनाथ जी? तो मैं खुश कैसे होऊंगा? जब मेरा टिकट कटा तो स्वाभाविक है कि मैं नाराज हूँ। और विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजते ही राजनीति के सप्त रंग आंखों में झिलमिलाने शुरू हो गए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर विपक्षी खेमा कांग्रेस, टिकट फाइनल होते ही प्रत्याशियों को धर्म याद आने लगा है। कोई धर्मगुरु के चक्कर लगा रहा है, कोई नवरात्रि में देवी जी की आरती करता हुआ नजर आता है, कन्याओं को भोज खिलाकर जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें अलग अलग आप अंदाज देख सकते हैं नेताओं का, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल जो कि बुधनी से इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं। सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी के एमएलए सुदेश राय और शशांक सक्सेना को भी आप देख सकते हैं। मस्ताल टिकट मिलते ही अपने माता पिता की प्रतिमा की पूजा कर आशीर्वाद लेने पहुंचे और फिर लगे हाथों कन्या भोज भी कराया। तो वहीं सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी एमएलए सुदेश राय सीधा कुबेरेश्वर धाम के गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पहुंच गए और जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं सीहोर से कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना भी कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। और बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने नवगठित जिला मैहर में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने मैहर कटनी बॉर्डर से रोड शो शुरू किया जो कई घंटे बाद मैहर कस्बा पहुंचा। और इस बीच उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को छोटा भाई बताते हुए इन पर तंज कसा है। अंतर्राष्ट्रीय आदमी है, वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनसे मैं अनुभव में भी, पार्टी संगठन में भी और निर्वाचित सदस्य में भी सीनियर हूँ। हमारे छोटे भाई हैं। भूल बस क्या होता है जब संगठन का दम हो जाता है तो इस तरह बातें निकलती हैं। हो सकता है भूल गए हमको, याददाश्त कमजोर हो गई होगी, तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान उनको इसी तरह सद्बुद्धि दे और यही काम करे। हमारे लिए वो छोटे भाई है, हम माफ करते हैं। सीधी की बात कर लेते हैं। सपा उम्मीदवार ने शहर में रैली निकाली, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई। सीधी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने राम प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। राम प्रताप यादव इस चुनाव को बड़ा रोचक मान रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। पैसे के दम पर अगर चुनाव जीता जाता तो देश के प्रधानमंत्री आज करोड़पति होते। जनता 20 साल से बीजेपी की झूठी सरकार को देख रही है, जिसका जवाब इस विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें देगी। चुनाव जीतते तो टाटा बिरला अडवाणी अडानी प्रधानमंत्री होते। ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझती है और सीधी जिले की जनता आपके साथ है। बिल्कुल है। जनता सीधी जिले की समझती है और सीधी जिले की जनता जब समझती है तो इतना अच्छा सबक सिखाती है कि जैसे 20 साल पहले सरकार चलाने वालों का हाल हुई है वही भारतीय जनता पार्टी का हाल होने वाली है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आसाराम बापू के समर्थकों के कार्यक्रम में जाकर उलझ गए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में न केवल गाना गाया बल्कि आसाराम बापू के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। उसके बाद कांग्रेस के निशाने पर वो आ गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि वे आसाराम बापू के कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई होती ही अलग हो गए। कैलाश विजयवर्गीय अब भी उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं। इंदौर की विधानसभा 1 में निसिंग वाटिका में श्री योग सेवा समिति ने भजन संध्या का आयोजन करवाया था। इसमें शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आसाराम बापू की तस्वीरों पर फूल अर्पित किए, हाथ जोड़कर नमन किया और गाना भी गाया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर इस कैबिनेट में मुहर लग सकती है।
दरअसल कर्मचारियों को दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा केंद्र सरकार देने की तैयारी में है और डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि डीए बढ़ाए जाने का केंद्रीय कर्मचारियों का कैबिनेट फैसला ले सकती है और आज होने वाली इस बैठक में संभव है कि इस पर फैसला भी लिया जाए। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो सूत्रों के हवाले से है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा केंद्र की सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है जिसमें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह तय होगा कि कितना प्रतिशत डीए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें डीए बढ़ाए जाने की जानकारी है। हालांकि कितना प्रतिशत ये डीए बढ़ाया जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को। और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दीपावली पर एडहॉक बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया। केंद्र के कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एडहॉक बोनस देने की घोषणा की गई है। सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि दी जाएगी। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को मिल सकेगा। तो दिवाली आने वाली है, इससे पहले तोहफे केंद्र सरकार की तरफ से शासकीय कर्मचारियों के नाम दीपावली पर बोनस मिलेगा। एडहॉक बोनस की हम बात करें, 30 दिनों के वेतन जितनी राशि कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी। इससे पहले ही डीए बढ़ाने की खबर हमने आपको दिखाई है। तो दो बड़ी सौगातें दीपावली के त्योहार से ठीक पहले। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शाजापुर से अगली बड़ी खबर की। वैन में अचानक से भीषण आग लग गई। एलपीजी गैस भरने के दौरान आग पकड़ी है वैन ने और उसके बाद ये वैन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। वैन जलकर खाक हो चुकी है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये राहत भरी बात है। शुजालपुर की पूरी घटना, वैन में आग लगी। शाजापुर की ये जानकारी, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैन में जैसे ही आग लगी, जितने भी लोग इसमें सवार थे फौरन नीचे उतरे। राहत भरी बात यही कि किसी तरह की जनहानि की खबर सामने आई। और देखा, ये अपनी तरह की ये वैन्स जो हैं इसमें इस तरह की अक्सर जुगाड़बाजी होती रहती है। कभी बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए तो कभी शेयरिंग सवारी ढोने के लिए इस तरह की वैन्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें अक्सर देखा जाता है कि अवैध तरह की जो सिलेंडर्स फिट करके ईंधन के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर ये गाड़ियां ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होती हैं। और ये बहुत पुराने मॉडल की एक बड़ी कंपनी की कार है और इस कार में अक्सर आग लगती है इस तरह के जुगाड़बाजी के चलते। तो ऐसे में प्रशासन को, सरकार को भी ध्यान देना होगा कि इस तरह की जुगाड़बाजी को रोका जा सके। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में शॉर्ट एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है जिसमें हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची और शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया। दरअसल सरपंच हत्याकांड मामले में बड़ी खबर। विक्रम रावत हत्याकांड का मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र रावत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार किया। पनिहार के पास जंगल में एनकाउंटर होने की सूचना। मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र रावत के पैर में गोली लगी है। घायल हालत में जयरोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको ये बताया कि 9 अक्टूबर को सरपंच विक्रम रावत की हत्या की गई थी। पड़ाव थाने के कांति नगर में ये पूरी वारदात हुई। 5 लोगों ने गोलियों से भूनकर विक्रम की हत्या कर दी, लेकिन इससे लेकर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस जैसे ही पहुंचती है, भागने के लिए आरोपी और उसी दौरान एनकाउंटर के चलते पैर में गोली लगना पाया गया। फिलहाल जयरोग अस्पताल में आरोपी भर्ती है। हत्या की घटना हुई थी जिसमें बनेरी सरपंच को गोली मारकर सुबह लगभग 9 बजे वकील जो अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आए थे उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमने कुछ आरोपियों को नामजद किया था, कुछ अज्ञात भी थे और इनमें हमने पूर्व में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। और इसके बाद अभी एक जो आरोपी जो इसको हम मास्टरमाइंड था जो घटना का, पुष्पेंद्र रावत, वो घटना दिनांक से ही फरार था और उसको पकड़ने के लिए हमने।
और नरसिंहपुर की बात कर लेते हैं, जहां जबलपुर लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रोजगार सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रोजगार सहायक को रंगे हाथों पकड़ा है। ग्राम पंचायत अजंदा के रोजगार सहायक प्रशांत बड़कुर के गांव के ही हल्के मेहरा ने शिकायत की थी। रोजगार सहायक ने नाली निर्माण और सीसी रोड का जियो ट्रैक करने की एवज में एक मोबाइल और 25,000 रुपए की मांग की थी। आज मोबाइल देने की और नकदी देने के साथ ही प्रशांत को रंगे हाथों दबोच लिया गया। और अब बात करेंगे नवरात्रि पर्व की। नवरात्रि का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है और आज मां कूष्मांडा के स्वरूप की आराधना हो रही है। कूष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। मां दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कूष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। मान्यता यह भी है कि मां कूष्मांडा सूर्य के समान तेज देती हैं। माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रही है और इसी तरह का माहौल लगभग हर मंदिर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों में आगे भी बने रहेंगे। पीड़ितों के चेहरे पर लाएगी मुस्कान।